अब वो किसे फ़ायदा पहुंचाते हैं, किसे नुकसान पहुंचाते हैं, ये बात जग जाहिर है। अब इसका कोई सबूत मांगने लगे तो इस बार तो सबूत भी मिल गया कि उनके एलाइज ने पश्चिम बंगाल के अंदर एक वीडियो में ये स्वीकार किया कि उनका कुछ सौदा भारतीय जनता पार्टी से हुआ। ये जो रखा है नाम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो मुसलमानों का इतना वोट समाजवादी पार्टी लेती है, तो इसका नाम PDM भी हो सकता था, पिछड़ा, दलित और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 225 से ज़्यादा सीटें जीतेगा और मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा जीतेगा। 2012 के मैनिफेस्टो में जिक्र था कि हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे जब हमारी सरकार आई, लेकिन सरकार आने के बाद उसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ। हमारी पार्टी हमें अगर लोकसभा में भेजने की राय बनाएगी उसके लिए बताइए, वैसे सबको नेता कैसा मानते हैं आप? जाहिर सी बात है। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जावेद अली खान साहब, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और लगातार अपने बयानों से चर्चाओं में रहते हैं। राज्यसभा में उनकी खूब बहस अक्सर वायरल होती रहती है। आज हम आए हैं, संभल के रहने वाले हैं, संभल के मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक ही हैं। उनको लेकर समाजवादी उस चुनाव को लेकर सपा की क्या तैयारी है, जावेद साहब की क्या तैयारी है, चुनाव को लेकर क्या इनका मानना है, और जो दूसरी पार्टी आ रही हैं उनको लेकर जावेद साहब का क्या मानना है। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल में द पब्लिक व्यू में। सबसे पहले ये बताइए सर, 27 में चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियाँ हैं, क्या रणनीति हैं, किस तरह से, क्योंकि लगातार 2 बार से फेल हो रही है सरकार चुनावों में, भाजपा अपनी सरकार बना रही है, तो आगे क्या तैयारी, जनता को किस तरह से आप अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे कि जनता समाजवादी पार्टी को भारी वोट दे, भारी संख्या में, और सरकार बना पाए? ये बात सही है कि पिछले 2 चुनावों में विधानसभा के हमारी सरकार नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी ने सभी हरवे इस्तेमाल करके अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन 2017 के मुकाबले 2022 में उनकी काफ़ी सीटें कम हुई थी, ये भी आपको याद होगा। और फिर 2024 का चुनाव आते आते जो लोकसभा का हुआ था, उसमें पूरे तरीके से हालात बदल गए। भारतीय जनता पार्टी, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है और जिसके मुख्य प्रचारक प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी थे, वो उत्तर प्रदेश के अंदर बुरी तरह हारी। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हराने में 2024 में सफल हुआ उत्तर प्रदेश में। मेरा कहना ये है कि अगर एक भी वोटर इधर से उधर ना हो, जिसने सपा के गठबंधन को वोट दिया था, इंडिया गठबंधन को, वो इधर ही रहे, जिसने बीजेपी के गठबंधन को वोट दिया था वो उसकी ही तरफ रहे, तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन 225 से ज़्यादा सीटें जीतेगा और मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा जीतेगा, क्योंकि इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और नीचे गया है। तो हमारी तैयारी तो 2024 में जो थी वो अपनी जगह है और हम उसमें और बढ़ोतरी कर रहे हैं। PDA के नाम पर हम उस दायरे को, अपने समर्थन समूह को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि PDA जो रखा है नाम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो मुसलमानों का इतना वोट समाजवादी पार्टी लेती है, तो इसका नाम PDM भी हो सकता था, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। नहीं, कोई अगर उसे PDM समझना चाहे तो हम उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन राजनीति में एक टर्मिनोलॉजी होती है और जो संवैधानिक रूप से भी मान्य होती है, जो भाषा के हिसाब से भी मान्य होती है,
वही रखी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय हिंदू पार्टी भी रख सकती है, लेकिन नहीं रखती। हम पिछड़े की जगह इसे कुर्मी कुशवाहा भी रख सकते थे, लेकिन वो नहीं रखा जाता है। राजभर साहब की पार्टी, वो अपना नाम राजभर पार्टी रख सकती है, लेकिन वो नहीं रख सकते हैं, नहीं रखते हैं, वो सुभाषपा रखते हैं। तो ये नाम रखना जो है वो राजनीति में इस तरीके के नाम रखे जाते हैं जो अपने दायरे को और ज़्यादा विस्तृत होने का आभास कराएं। किसी जगह संकीर्ण होकर के रहना वो अच्छा नहीं है। और अल्पसंख्यक अगर ए से आप मतलब निकालते हैं तो उसके अंदर निश्चित रूप से मुसलमान भी आते हैं, उसके अंदर सिख भी आते हैं, उसके अंदर बौद्ध भी आते हैं, उसके अंदर हमारे देश के अंदर जो धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के रूप में जाने जाते हैं, उन सब से हमारा अभिप्राय होता है। और उत्तर प्रदेश में उसका तात्पर्य मुसलमानों और सिखों से ही ज़्यादा होता है। तो ये समझने वाली बात है, कोई ब्रांडिंग का सवाल नहीं है ये। अच्छा सर, ये बताइए, यूपी का एक बार फिर से ओवैसी साहब कर रहा हूँ, शौकत साहब ने ऐलान कर दिया कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि MIM की हाजिरी में समाजवादी को नुकसान होता है, समाजवादी की और नेताओं की तरह, कि आपको भी ये लगता है कि भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ओवैसी साहब आए? देखिए, भारत के अंदर अभी तक लोकतंत्र है और यहाँ हर राजनीतिक दल को अपने हिसाब से चुनाव लड़ने की आज़ादी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो 200 सीटें बकौल आपके वो 200 पर लड़ेंगे, तो वो 200 किसके लिए छोड़ रहे हैं? वो 400 पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वो 400 पर भी लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात की स्वतंत्रता है, उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो चाहें तो 400 की 400 पर सीटें लड़ें। अब वो किसे फ़ायदा पहुंचाते हैं, किसे नुकसान पहुंचाते हैं, ये बात जग जाहिर है। अब इसका कोई सबूत मांगने लगे तो इस बार तो सबूत भी मिल गया कि उनके एलाइज़ ने पश्चिम बंगाल के अंदर एक वीडियो में ये स्वीकार किया कि उनका कुछ सौदा भारतीय जनता पार्टी से हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़ी रकम भी उन्होंने बताई, जितने में उनके सहयोगी का सौदा हुआ था। जब बात मंजरे आम पर आ गई तो वो गठबंधन उन्हें तोड़ना पड़ा, और तोड़ना भी चाहिए, क्योंकि इतने बात का खुलासा होने के बाद गठबंधन रखना संभव ही नहीं था। तो ये सब जानते हैं, किसी के कहने का सवाल नहीं है। राजनीति में जो पार्टियां मैदान में उतरती हैं वो अपने लिए उतरती हैं कुछ तो, और कुछ दूसरों के लिए उतरती हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, हमारे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ख़ास तौर से इतनी शऊरमंद है कि वो समझती है कि कौन पार्टी किस लिए चुनाव लड़ रही है, उसका क्या उद्देश्य है। अच्छा, आप बताइए, ओवैसी साहब को नेता कैसा मानते हैं आप? क्योंकि जाहिर सी बात है, कभी ना कभी मुलाकात तो आपकी अक्सर हुई होगी। नहीं, वो कैसे नेता हैं ये तो हैदराबाद की जनता ने बार बार साबित किया है कि वो हैदराबाद के लिए काफ़ी मुफीद हैं। वहाँ के लोग उन्हें बार बार चुनते हैं, लेकिन पूरे देश में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी कायम नहीं हो पाई है। और ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में आज तक वो जितने भी चुनाव लड़े हैं, सिर्फ एक उम्मीदवार उनका असेंबली में एक बार, उसके भी अलग कारण थे, वो भी हमारे ही ज़िले में ज़मानत बचा पाया था, और कोई उनका उम्मीदवार आज तक ज़मानत भी नहीं बचा पाया है।
अच्छा सर, अब क्षेत्रीय राजनीति पे आता हूँ। ये संभल में इस वक्त संभल विधानसभा में खास करके टिकट को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। वहाँ ममलूक साहब भी कहते हैं हम भी टिकट के दावेदार हैं, वहाँ इकबाल महमूद साहब और उनके बेटे सुहेल इकबाल साहब भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे आप भी अरहम साहब को लेकर भी ये पेश कर सकते, प्रपोजल दे सकते हैं क्या? अरहम साहब जो हैं वो भी टिकट के दावेदार हैं? नहीं, हम ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दे रहे हैं। संभल में हमारे ज़िले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, 3 पर हमारे उम्मीदवार जीते हुए हैं। चौथी सीट है हमारी चंदौसी की, जो हम पिछली 2 बार से हार रहे हैं, 17 और 22 में। हम पूरा जोर उस सीट को जीतने के लिए इस बार लगा रहे हैं, उसी की तैयारी में व्यस्त हैं। और वो जो सीटें हमारी जीती हुई हैं, जो लोग वहाँ चुनाव लड़ते हैं वो अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। सर, आपको मौका मिले तो संभल में क्या चीज़ बदलना चाहेंगे आप? बदलाव क्या चाहेंगे संभल में? क्योंकि मैं भी संभल से आता हूँ, मुझे भी संभल की फिक्र है। ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है जी। और आप कोई ख़ास बात पूछें तो उसका मैं जवाब दूँ। विकास को लेकर नहीं, देखिए, संभल में जितना भी विकास हुआ है या जितना भी दिखता है वो समाजवादी पार्टी के समय में ही हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार आने से पहले संभल का इलाका सड़कों के मामले में बहुत यहाँ की स्थिति ख़राब थी और अधिकांश गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। समाजवादी पार्टी 2003 और 2007 की जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, 3 से 7 तक, और फिर 12 से 17 तक, उसमें व्यापक पैमाने पर यहाँ सड़कों का काम हुआ। सरकारी ट्यूबवेल सिंचाई के लिए लगाए गए। यहाँ अस्पताल, कई सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने। यहाँ संभल के अंदर ज़िला अस्पताल बनना शुरू हुआ। संभल के अंदर लड़कियों का डिग्री कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। संभल में IIT समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। संभल शहर के अंदर एक बड़ा अस्पताल समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। रेलवे नहीं बन पाया तो नहीं, रेलवे उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनाती है जी, वो सेंटर का मामला है, लेकिन फिर भी लेकिन हम लोगों ने कई बार जी, आज से नहीं, बहुत पहले से जो भी सांसद रहते हैं किसी भी पार्टी के, वो संभल को रेलवे से दिल्ली तक का जो गजरौले से जोड़ने की मांग है वो करते हैं। हमने भी कई बार ये मांग की है, डॉक्टर वर्क साहब ने भी कई बार ये मांग की थी। उससे पहले SP सिंह MP हुआ करते थे, उन्होंने भी ये मांग की थी। राम गोपाल जी जब यहाँ से MP थे तो लालू प्रसाद यादव उस वक्त रेल मंत्री थे, तो राम गोपाल जी की प्रोफेसर साहब की मांग पर उन्होंने तो अपने बजट भाषण में भी गजरौला से संभल बदायूं होते हुए मैनपुरी की लाइन बनाने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन वो सरकार ज़्यादा दिनों तक मतलब फिर चली नहीं। बाद में वो प्रस्ताव था, लेकिन उस प्रस्ताव को फिर बीजेपी की सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो बहुत ज़रूरी है कि संभल को रेल के मुख्य लाइन से जोड़ा जाए। तो ये काम अभी बीजेपी की सरकार से तो हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी की क्या और पिछली सरकारें ये मानती रही हैं कि संभल तक रेल की लाइन पहुंचाना या मुख्य लाइन से जोड़ना वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से ये पॉसिबल नहीं, हाँ, मतलब फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन कल्याणकारी राज्य में हर काम फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता है। सरकारी शिक्षा का जो विभाग है वो कभी फ़ायदे में नहीं जाता। सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कभी फ़ायदे में नहीं जाता। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सरकार जन कल्याण के लिए चलाती है और उससे फ़ायदा कमाना सरकार की मंशा नहीं होती है।
इसी तरीके से लोगों को सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना, वो भी एक जन कल्याणकारी काम है। सरकार को समझना चाहिए कि संभल जैसी ऐतिहासिक और बड़ी जगह को राष्ट्रीय राजमार्ग से मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ने में मुनाफे को नहीं बल्कि जन कल्याण को तरजीह देनी चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और सबसे ज़रूरी सवाल, अभी कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था शौकत साहब का, और उनसे ये कहा था कि भाई समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किए हैं, लैपटॉप दिए, बच्चियों को 30,000 रुपये भी दिए थे। तो उन्होंने एकदम उस पर टोका मुझे और ये कहा कि उनके 2012 के मैनिफेस्टो में जिक्र था कि हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे जब हमारी सरकार आई, लेकिन सरकार आने के बाद उसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ दोबारा। ऐसा है, मुसलमानों के लिए आरक्षण का जिक्र हमने अपने घोषणा पत्र में किया था, लेकिन उस तरीके से नहीं किया था जिस तरीके से दूसरे लोग बताते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इतना ज्ञान तो रखती ही है कि आरक्षण कोई राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती है। आरक्षण किसी नए समुदाय को, नए वर्ग को देना है तो उसका फैसला केंद्र सरकार में होता है। और 2012 का जो हमारा घोषणा पत्र है वो राज्य सरकार के, राज्य के चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, वो उसका घोषणा पत्र है। तो हम इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि हम मुसलमानों को देंगे? हमने उसमें लिखा था कि हम केंद्र सरकार पर इस बात के लिए जोर डालेंगे कि मुस्लिम समुदाय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसकी स्थिति के बारे में जो खुलासा हुआ है उसके आधार पर मुसलमानों के आरक्षण पर भी विचार करें। 18% भी कहा था। तो हमारा मकसद था कि हम केंद्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। वो हमने शुरू भी किया और 2014 में हमारी संख्या जो थी केंद्र में, मतलब संसद में, बहुत कम हो गई और बीजेपी की सरकार बन गई। इसलिए वो 5 MP कितना दबाव डाल पाते, कितना नहीं डाल पाते, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में जब हमारी पार्टी की सरकार थी, हमने हर जन कल्याणकारी योजना में मुसलमानों का हिस्सा सुनिश्चित कर दिया था। और जितनी भी स्कीम्स चली थीं लोगों की, उन स्कीम्स में अल्पसंख्यकों के लिए 20% का शेयर गारंटी कर दी थी। चाहे वो वृद्धा पेंशन रही हो, चाहे वो महिलाओं की पेंशन रही हो, चाहे वो शादियों के नाम पर मिलने वाला अनुदान रहा हो, चाहे वो फीस माफ़ी की और छात्रवृत्ति की योजनाएं रही हों, जितनी भी स्कीम्स थी लोगों की भलाई के लिए, उसमें कोई भी स्कीम ऐसी नहीं थी, चाहे वो लोहिया आवास रहे हों, चाहे वो लोहिया ग्राम और जनेश्वर मिश्रा ग्राम थे, उसमें भी 20% अल्पसंख्यकों के प्रभुत्व वाले गांव थे। तो हमने अपनी योजना में अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों की 20% की हिस्सेदारी अपनी सरकार में सुनिश्चित की थी। आरक्षण देना राज्य सरकार के हाथ में नहीं था, इसलिए नहीं हो सकता था। अच्छा सर, कभी हमें दिखाई देगा कि जावेद साहब क्षेत्रीय राजनीति कर रहे हैं, यानी कि कभी संभल से लोकसभा सांसद के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, ये चुनाव लड़ने की कोई तैयारी आपकी आगे फ्यूचर में? हम तो 24 घंटे राजनीति ही करते हैं और जो पार्टी का निर्णय होता है उसको हम स्वीकार करते हैं, उसी पर हम अपना काम करते हैं। तो हमारी पार्टी हमें राज्यसभा में भेज रही है, उसके लिए हमारे नेताओं का शुक्रिया, अखिलेश जी का शुक्रिया। हमारी पार्टी हमें अगर लोकसभा में भेजने की राय बनाएगी, उसके लिए भी हम उनका शुक्रिया करेंगे। अब हमारी पार्टी में जो स्थिति है वो ये हो गई है कि अब हम अपना फैसला अपने आप नहीं ले सकते हैं। हमारे लिए जो भी करेंगे हमारे पार्टी के ही नेतागण करेंगे। हम अपनी तरफ से
कोई मांग जांच अपने लिए अब करने की स्थिति से आगे जा चुके हैं। तो ये मेरे साथ मौजूद थे राज्यसभा सांसद जावेद अली खां साहब, हमेशा की तरह अपनी बेबाक जवाबों से चर्चा में रहने वाले। और आज हमारे इंटरव्यू में बहुत लंबा इंटरव्यू चला और बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने बेबाकी से दिए। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।